लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जिसकी सहायता से हमने अज्ञात इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात किया था, जिसमें mg इलेक्ट्रोड का, कॉपर इलेक्ट्रोड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। आप पाठ्यपुस्तक के से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। यह इस प्रकार की श्रेणी है जिसमें विभिन्न धातु धनायनों को उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। मानक अपचयन विभव का बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सीरीज प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, जिसमें देखिए हाइड्रोजन के सापेक्ष Li प्लस जिंक, क्रोमियम, और भी है नीचे। अब यहाँ आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान या मानक अपचयन विभव का मान 0 होता है। इससे ऊपर जितने भी धातु धनायन मिलेंगे आपको, ये सब धनायन होंगे K प्लस, Ba2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Mn+2, Zn+2, Cr3 प्लस, Fe2 प्लस, Cd2 प्लस, CO3 प्लस, ऐसे सब धनायन होंगे। इनमें क्या अपचयन अभिक्रिया होती है, जैसे Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Li का निर्माण करेगा, इस तरीके से सब में अपचयन अभिक्रिया को लिखना है आपको। तो कुल मिला के ये है कि हाइड्रोजन जो है H+1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो यहाँ बनेगा H, हाफ H2। यदि इसका जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है वो 0 है, इससे ऊपर जितने भी आ रहे हैं जिनके भी अपचयन विभव है वो सब ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और इसके नीचे जो आ रहे हैं जैसे Sn+2, ये Sn+4, Cu2 प्लस, I माइनस, Ag प्लस, ऐसे इनके सबके अपचयन विभव की बात करेंगे तो ये होते हैं पॉजिटिव। आपको ध्यान देने योग्य बात क्या है कि हाइड्रोजन के सापेक्ष जिसके अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है उसका हमेशा ऑक्सीकरण, और जिसके अपचयन विभव का मान पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन के सापेक्ष उसका होता है अपचयन। अर्थात हाइड्रोजन के सापेक्ष जिसके नेगेटिव मान है अपचयन विभव के, उनका ऑक्सीकरण होगा, ये एनोड की तरह कार्य करेंगे। किसकी तरह कार्य करेंगे? एनोड की तरह। और जिनका अपचयन होता है कैथोड की तरह कार्य करेंगे, क्योंकि आप जानते भी हैं कि एनोड से तात्पर्य वह इलेक्ट्रोड जिसका हमेशा ऑक्सीकरण होता हो एनोड कहलाता है, और वह इलेक्ट्रोड जिसका अपचयन होता हो या जिस पर अपचयन होता हो वह कैथोड कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ये पता चलेगा, जैसे आपको कोई सेल दे रखा है जिसमें 2 धातु धनायन दे रखे हैं आपको, एक एनोड वाला एक कैथोड वाला, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि भाई किसका ऑक्सीकरण होगा किसका अपचयन होगा। जैसे मान लीजिए आपको तो ये सेल अभिक्रिया दे रखी है Ni2 प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Ni2 प्लस Cu। तो ऐसी स्थिति में आप ऑक्सीकरण अपचयन को देखेंगे, या फिर उनके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लीजिए उनकी पोजीशन कहाँ आ रही है, Cu2 प्लस की पोजीशन आ रही है पॉजिटिव में, तो अपचयन विभव का मान इसका पॉजिटिव है, अर्थात इसका तो अपचयन होगा। और Ni2 प्लस इसका नेगेटिव है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा तो ये तो एनोड की तरह कार्य करेगा, एनोड, और ये आपका है ये कैथोड की तरह कार्य करेगा। यदि कोई भी सेल अभिक्रिया दे रखी हो या सेल दे रखा हो आपको, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है, जैसे मैं आपको एक सेल बना देता हूँ। ये कोई सेल है जिसमें एक Ag का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, AgNO3 विलयन भरा हुआ है इसमें, Ag इलेक्ट्रोड, AgNO3 विलयन, और ये दूसरा सेल है
जिसमें Ni इलेक्ट्रोड है और NiCl2 का कोई विलयन भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब इनको वही एक संयोजक तार से वोल्टमीटर कुंजी से जोड़ दिया, फिर साल्ट ब्रिज लगा दिया अपन ने दोनों धातु आयन विलयनों को सामने स्थापित करने के लिए। अब देखिए आप ऐसी स्थिति में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये एनोड की तरह कार्य करेगा या ये एनोड की तरह कार्य करेगा। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जाना है। जिसके अपचयन विभव के मान पॉजिटिव हैं वो कैथोड की तरह कार्य करेगा क्योंकि उसका अपचयन होगा, और जिसके अपचयन विभव के मान नेगेटिव है तो उसका ऑक्सीकरण होगा, वो एनोड की तरह कार्य करेगा। यहाँ देखिए आप Ni की पोजीशन कहाँ आ रही है, हाइड्रोजन से ऊपर, अर्थात इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी अपचयन विभव की। तो ये तो एनोड की तरह कार्य करेगा, एनोड, और ये किसकी तरह कार्य करेगा, Ag को देख लीजिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये कैथोड की तरह कार्य करता है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करेगा और कौन कैथोड की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेरनास्ट इक्वेशन, नेरनस्ट समीकरण की बात कर रहे हैं। नेरनस्ट समीकरण से हम किसी भी सेल का सेल विभव ज्ञात करते हैं। उसके मानक सेल विभव को, मानक सेल विभव उसका दिया हुआ होता है। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, देखिए जैसे कोई अपचयन अभिक्रिया आपको दे रखी है, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m सॉलिड, ये एक्वस होता है। अब इसके लिए यदि हम बात करेंगे तो इसका खुद का अकेले का इलेक्ट्रोड विभव यदि आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए इक्वेशन होती है E इलेक्ट्रोड बराबर E0 इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन NF ln MS कंसंट्रेशन अपॉन Mn प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन होती है। अर्थात अपचयन अभिक्रिया जो है, और हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव की जो सीरीज थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो अपचयन विभव के आधार पर है। हमेशा अपचयन अभिक्रिया लेनी है आपको। अपचयन अभिक्रिया में ये याद रखना है, इसका यदि अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो E इलेक्ट्रोड बराबर E0 इलेक्ट्रोड, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT अपॉन NF ln M कंसंट्रेशन अपॉन Mn प्लस आयन। अब चूंकि यहाँ M सॉलिड तो इसकी कंसंट्रेशन तो हमेशा एक होती है। इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E इलेक्ट्रोड बराबर E0 इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Mn प्लस आयन कंसंट्रेशन। हेयर R गैसियस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको लिखनी है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T परमताप 298 केल्विन टेम्परेचर पे काउंट करते हैं हम। F फेराडे 96,500 कूलाम प्रति मोल, ऐसे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है आपको तो 96,486 कूलाम प्रति मोल। नॉर्मली आपको ये वैल्यू यहाँ याद रखनी है। और N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो उसकी रेडॉक्स अभिक्रिया में या उसकी अपचयन अभिक्रिया में जिनका ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे यहाँ n इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 होता, जैसे M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू M, तो यहाँ n की जगह क्या आ जाता, 2 आ जाता। तो इस समीकरण से आप किसी भी सेल का सेल विभव, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं।
जैसे देखिए इसको अब ये यदि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डेनियल सेल के ऊपर, तो डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? नेर्नस्ट समीकरण के अनुसार। चूंकि हम जानते हैं कि we know that for डेनियल सेल के लिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Zn2 प्लस Cu। ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है डेनियल सेल के लिए। इसके लिए हम इलेक्ट्रोड विभव वाली दोनों अभिक्रियाओं को लिखेंगे, अर्थात दोनों का अपचयन लिखेंगे। अपचयन अभिक्रिया के आधार पर होता है। तो पहली रिएक्शन वी आल्सो नो दैट Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu। इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करेंगे? Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu बराबर E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। इसको आप इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड दे रखा है तो उस इलेक्ट्रोड की अपचयन अभिक्रिया को आप ऐसे ऑब्लिक में लिखेंगे। ई इलेक्ट्रोड अर्थात Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu बराबर E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस RT अपॉन NF। अब NF के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजैक्शन हो रहा है? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 लिख दीजिए। Ln 1 अपॉन Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन, Cu कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन लिखते हैं आप यहाँ, लेकिन सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होती है? इकाई होती है। इसलिए आप समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 बनेगा। इसी प्रकार से आप जिंक के लिए बात करेंगे। हालांकि सेल अभिक्रिया में उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान में रखेंगे। अपचयन अभिक्रिया के आधार पर विभव की बात करेंगे, तो इसका भी आप अपचयन अभिक्रिया लिखेंगे। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Zn। हालांकि वो ऑक्सीकरण रहा है, लेकिन अपचयन विभव हमारा जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो अपचयन विभव होता है। इसलिए इसके लिए नेर्नस्ट समीकरण ECU Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस RT अपॉन NF या 2F Ln 1 अपॉन Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। समीकरण नंबर 2। और वी नो दैट, ये तो हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। यहाँ ध्यान देंगे, वी नो दैट ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। समीकरण नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई कैथोड एंड ई एनोड इन इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से ई कैथोड व ई एनोड के मान रखने पर, अब आप रखिए मान, ये आपका कैथोड हो रहा है, तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn बराबर। फिर ई कैथोड क्या है? पूरी समीकरण को लिखिए इसको, E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस
RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu2 प्लस कंसंट्रेशन, फिर माइनस लगाएंगे RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को, इसको देखिए आप, ये ई सेल बन रहा है, कैथोड माइनस एनोड, तो इसको लिखेंगे आप ई सेल बराबर, ये क्या बन रहा है, ये भी सेल बन रहा है लेकिन ई नोट सेल बन रहा है, तो इसको लिखेंगे ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF, या 2F को आप कॉमन ले लीजिए, बचा क्या यहाँ 1 अपॉन Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन माइनस 1 अपॉन Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब देखिए ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो आप इसको Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन को ऊपर ले जा सकते हैं। तो कुल मिला के समीकरण बनेगी ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये आपकी अपरिकलित डैनियल सेल के लिए नैरनस्ट समीकरण कहलाएगी। अब RT और RT NF इनके मान रखेंगे यदि आप इसमें, तो देखिए समीकरण क्या बनेगी, RT तथा F के मान समीकरण 4 में रखने पर, रखिए ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 8.314 298 बटे n गुणा 96,500 कूलाम प्रति मोल गुणा 2.303 log ऑफ Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। देखिए ln की जगह आप वैल्यू रख सकते हैं 2.303 log। इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059, कैलकुलेट कर लेना, ये इतना आएगा y2 log ऑफ Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये जो समीकरण 5 है, समीकरण 5 डैनियल सेल के लिए परिकलित नैरनस्ट समीकरण कहलाती है। अब यदि आपको किसी प्रकार की कोई वैल्यू दे रखी हो, यहाँ इन इलेक्ट्रॉनों की सांद्रताएं दे रखी हो धातु आयन विलयनों की, और आपको ई नोट सेल दे रखा हो, तो आप इसको आसानी से परिकलित कर सकते हैं, उसका सेल विभव निकाल सकते हैं। कई बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, नैरनस्ट समीकरण की सहायता से निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में दिए गए सेल का सेल विभव ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, बाकी आप घर प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए जैसे अपन एक सेल अभिक्रिया दे रखी है अपन को, Ni प्लस 2Ag प्लस इज इक्वल टू Ni2 प्लस 2Ag। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, कोई सेल की रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें दे रखा है उपरोक्त तो सेल में Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन 0.001 व Ni2 प्लस आयन कंसंट्रेशन 0.130, ये कंसंट्रेशन दी हुई है और इसका
ई नॉट सेल बराबर 3.17 वोल्ट। तो आपको यहां ज्ञात करना है ई सेल टू बी कैलकुलेट। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? नैर्नस्ट समीकरण की सहायता लेनी है आपको। पहले तो ये देख लीजिए आप इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड की भांति कार्य करेगा, जिसका अपचयन हो रहा है वो कैथोड की भांति कार्य करेगा। और एनोड नैर्नस्ट समीकरण में आपको यहाँ देखिए, जैसे डैनियल सेल में एनोड को ऊपर रखा है, ऐसे कि ऐसे आपको इस सेल में भी एनोड को ऊपर रखना है, फिर कैथोड को नीचे रखना है। इसके लिए यदि मैं नैर्नस्ट समीकरण की बात करूंगा तो नैर्नस्ट समीकरण इस सेल के लिए ये बनेगी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ Ni2 प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। देखिए मोलों की संख्या है, घात के रूप में लिखते हैं सांद्रता में। तो इस तरीके से ये समीकरण आपको डेवलप करनी है। नैर्नस्ट समीकरण यदि आपको आता है तो ही ये समीकरण आप बना पाएंगे। यहाँ मोलों की संख्या दे रखी है तो मोलों की संख्या को सांद्रता के घातांकों के रूप में, घात के रूप में लिखा जाता है। अब बात करेंगे ई सेल आपको कैलकुलेट करना है, तो लिखिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.17 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन एन। कितने इलेक्ट्रॉनों का अभिक्रिया के दौरान ट्रांजैक्शन हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों का अभिक्रिया के दौरान ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो 2 लिखेंगे। लॉग ऑफ Ni2 प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 0.130 डिवाइडेड बाई कितनी कंसंट्रेशन है Ag प्लस की? 0.0001। अब इसका स्क्वायर करना है आपको। अब देखिए ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 13 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 10 की पावर माइनस 8 लिख सकते हैं। 10 की पावर माइनस 8 को आप ऊपर ले जाएंगे। ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस 8 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर प्लस 8 से माइनस 3 गए तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5। इसका आप लॉग निकाल लीजिए। ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, अब लॉग इसका निकालेंगे तो लॉग 13 प्लस 5 लॉग 10, इस तरीके से 5 लॉग 10 लिख दिया। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 13 की वैल्यू 0.1123 कुछ ऐसे करके होती है। तो इसको इससे जोड़ देना प्लस 5 और मल्टीप्लाई होगा 0.059 से। इस तरीके से किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल हो, नैर्नस्ट समीकरण को इम्प्लीमेंट करके, नैर्नस्ट समीकरण को वहाँ लागू करके आप किसी भी सेल का सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। यही नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, उन न्यूमेरिकलों को आप सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम नैर्नस्ट समीकरण के पश्चात में हमारा टॉपिक आता है साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक का परिकलन। एग्जाम्पल ले लिया हमने
डेनियल सेल का। वी नो दैट रेडॉक्स अभिक्रिया डेनियल सेल की क्या होती है, Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्व टू Zn2 प्लस Cu। ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब इसके लिए यदि हम द्रवानुपाती क्रिया का नियम लागू करें, द्रवानुपाती क्रिया का नियम लागू करने पर, अब देखिए के बराबर आप क्या लिखेंगे, उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटे अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। तो ऐसे लिख दिया Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन डॉट Cu कंसंट्रेशन अपॉन Zn कंसंट्रेशन डॉट Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब आप ये जानते हैं कि Cu कंसंट्रेशन बराबर Zn कंसंट्रेशन होगा और बराबर होगा A। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स की जो सांद्रता होती है वो हमेशा इकाई होती है। अर्थात इसको आप ऐसे लिख सकते हैं K बराबर Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। यहाँ ये जो K है इसको आप Kc लिख सकते हैं, साम्य स्थिरांक Kc, Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। इस तरीके से ये Kc की वैल्यू आ गई। इसको आपको जो नेरनस्ट समीकरण है उसमें इम्प्लीमेंट करना है। वी आल्सो नो दैट फॉर डेनियल सेल, डेनियल सेल के लिए नेरनस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये होती है। अब यहाँ से Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन बटे Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या निकल के आई है, Kc। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Kc। इस तरीके से लिख सकते हैं। बिकॉज यहाँ लिख देना कोने में, बिकॉज Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर Kc बराबर साम्य स्थिरांक। अब बात करेंगे इसमें, देखो जब साम्य वाली स्थिति में हो सेल, अर्थात Zn2 प्लस आयनों की सांद्रता Cu2 प्लस आयनों की सांद्रता के बराबर हो गई है, ऐसी स्थिति में सेल अभिक्रिया रुक जाती है। वहाँ लिखेंगे साम्य पर, साम्य पर क्या होगा, Zn2 प्लस आयन सांद्रता Cu2 प्लस आयन सांद्रता के बराबर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ई नॉट सेल शून्य प्राप्त होगा, सॉरी ई सेल 0 प्राप्त होता है। कब? साम्य वाली स्थिति में, जब रेडॉक्स रिएक्शन ही रुक गई है तो वोल्टमीटर आपका बिल्कुल एक भी वोल्टता, किसी प्रकार की कोई वोल्टता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो साम्य पर ई सेल बराबर 0 है। अतः समीकरण कैसे लिखेंगे, 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Kc। अब देखिए इस समीकरण को आप कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट सेल, इसको पक्षांतरण करके इधर लाइए, पॉजिटिव में हो जाएगी वैल्यू, RT अपॉन NF ln Kc। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट सेल बराबर 8.314 गुणा 298 बटे n, डेनियल सेल के लिए 2 होता है,
फेराडे 96,500 कूलाम गुणा 2.303 log kc। अब आपको वैल्यू निकालनी है केसी की, केसी का परिकलन कर रहे हैं हम। तो केसी की वैल्यू निकालने के लिए इस सब समीकरण को आप ऐसे लिखेंगे, ई नॉट सेल और सॉल्व कर लीजिए बराबर 0.059 अपॉन 2 log kc, या log kc बराबर ई नॉट सेल मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.059। देखिए log kc यही रहा, पक्षांतरण करके वज्रगुणा कर दिया हमने, इसका ये ऊपर गया तो इसका वज्रगुणा करेंगे तो नीचे, 2 ऊपर जाएगा 0.059 नीचे आएगा। तो log kc की वैल्यू आई है हमारे पास ई नॉट सेल मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.059, या इसको ऐसे लिख सकते हैं log kc बराबर 4 डैनियल सेल ई नॉट सेल कितना होता है 1.1 वोल्ट, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm दाब और 1 m सांद्रता के धातु आयन विलयन में डैनियल सेल का मानक इलेक्ट्रोड मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट होता है। तो 1.1 वोल्ट डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.059, या log kc बराबर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.2 0.059, या kc बराबर एंटी लॉग 2.2 डिवाइडेड बाई 0.059। ये आपकी kc की वैल्यू आ जाती है। अब इसकी सार्थकता की भी बात करेंगे तो इसकी सार्थकता इसकी प्रायोगिक वैल्यू इसकी सैद्धांतिक वैल्यू से मैच खाती है। इस तरीके से एक बार पुनः समझ लीजिए आप, जैसे आपको किसी का साम्य स्थिरांक निकालना है, कोई भी सेल दे रखा है तो उसकी उस सेल की सेल रिएक्शन लिखेंगे, आप रेडॉक्स अभिक्रिया लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया में द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लागू करेंगे तो साम्य स्थिति में आएगा वो। तो साम्य स्थिति में के बराबर क्या आ जाएगा Zn2 प्लस आयन सांद्रता ऑब्लिक Cu2 प्लस आयन सांद्रता, मान लीजिए डैनियल सेल है तो Kc बराबर Zn2 प्लस आयन सांद्रता अपॉन Cu2 प्लस आयन सांद्रता। अब हम इसको नेरनस्ट समीकरण में इम्प्लीमेंट करेंगे तो नेरनस्ट समीकरण में इसको Zn2 प्लस आयन सांद्रता बटे Cu2 प्लस आयन सांद्रता की वैल्यू हमने निकाली है Kc। तो केवल मैंने नेरनस्ट समीकरण में इतना सा परिवर्तन किया है कि Zn2 प्लस आयन सांद्रता और Cu2 प्लस आयन सांद्रता की वैल्यू लिखी है हमने Kc। अब साम्य स्थिति की बात करेंगे। साम्य स्थिति में क्या होता है, दोनों धातु आयन विलयनों की सांद्रताएं एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, सेल रिएक्शन रुक जाती है बिल्कुल। सेल रिएक्शन जब रुक जाएगी तो ई सेल बराबर वहाँ 0 प्राप्त होगा आपको। ई सेल बराबर 0 लिख के देखेंगे आप, इस रिएक्शन को लिखें तो 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन ln Kc, ये कंडीशन आएगी। फिर इसका आप पक्षांतरण ले जाएं, इसको आप इधर ले आएं, ये यहीं रहेगा तो ई नॉट सेल बराबर माइनस का चिन्ह पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाएगा RT अपॉन NF ln Kc। या फिर बात करेंगे आप R, T एवं N और F की वैल्यू इस समीकरण में रखने पर, यहाँ लिख देंगे भले ही R, T, N तथा F के मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, रखिए आप R की वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इधर T परम ताप 298 केल्विन ताप होता है। नेक्स्ट बात करेंगे N की बात करें तो N आपका 2 डैनियल सेल में फेराडे 96,500 कूलाम होता है। ln की वैल्यू होती है 2.303 log। तो इस तरीके से आपने मान रख दिया, पूरा सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद में ई नॉट सेल बराबर आएगा 0.059 अपॉन 2 log ऑफ Kc, या log Kc बराबर वैल्यू आएगी आपकी ई नॉट सेल बटे 0.059 इंटू 2। तो
ऐसी कंडीशन में आप ई नॉट सेल की वैल्यू, डेनियल सेल का जो ई नॉट सेल होता है, अर्थात डेनियल सेल का मानक सेल विभव होता है, वो 1.1 वोल्ट होता है, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm दाब, 1 m सांद्रता की धातु एन बिलियनों में। ऐसी कंडीशन में इसको पुट करेंगे यहाँ तो log Kc बराबर 1.1 वोल्ट आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो ही रहा है, 0.059 चल रहा है। log Kc बराबर 2.2 अपॉन 0.059 या Kc बराबर एंटी लॉग 2.2 बटे 0.059, ये आपकी Kc की वैल्यू का परिकलन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, इससे रिलेटेड भी खूब सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आपकी पुस्तक में। Kc की वैल्यू का परिकलन कीजिए, या Kc की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे ई सेल निकलवा रहा है या ई नॉट सेल निकलवा रहा है या कोई भी एन की वैल्यू पूछ रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का परिकलन जो सेल अभिक्रियाएं होती हैं, उन सेल अभिक्रियाओं में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल जी के मान का आप कैसे परिकलन करेंगे, ये आपको यहाँ परिकलित करना है। देखिए ध्यान दें, वी नो दैट, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य की। कोई भी निकाय हो, उस निकाय पर किया जाने वाला कार्य या निकाय द्वारा किए जाने वाला कार्य उसके गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात W बराबर होता है डेल जी। ये फैक्ट बात है, जैसा कि आपने ऊष्मागतिकी में पढ़ा है। किसी निकाय द्वारा किया जाने वाला कार्य या किसी निकाय पर किया जाने वाला कार्य उस निकाय के गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ सेल जो है, सेल एक निकाय है, निकाय अर्थात सिस्टम, तंत्र है। अब सेल जब तंत्र है तो सेल कैसा कार्य करता है? सेल करता है वैद्युत कार्य। W वैद्युत बराबर वैद्युत कार्य सेल कितना करेगा? उस सेल का में प्रवाहित आवेश एवं सेल विभव, इन दोनों के गुणनफल के बराबर वैद्युत कार्य करता है। कोई भी सेल होता है वह उस सेल में प्रवाहित आवेश एवं सेल विभव, इन दोनों के गुणनफल के बराबर वैद्युत कार्य करता है। अर्थात W वैद्युत बराबर हम लिख सकते हैं प्रवाहित आवेश N गुणा F, आवेश फेराडे में, फेराडे होगा 96,500 कूलाम, और N से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हो रहा हो पूरी सेल अभिक्रिया में। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजैक्शन हो रहा हो सेल अभिक्रिया में, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये प्रवाहित आवेश आ गया इसका। और सेल विभव आप जानते ही हैं, ई सेल, ये सेल विभव होता है। अर्थात आप इसको ऐसे लिख सकते हैं W बराबर NFE, ये वैद्युत कार्य हुआ। अब चूंकि आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेल एक निकाय है जो कार्य करता है, अर्थात निकाय पर कार्य नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ निकाय कार्य कर रहा है। और निकाय जब कार्य करेगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो ऋणात्मक होता है। अर्थात उस सेल द्वारा किया जाने वाला कार्य उसके लिए, उस तंत्र के लिए, खुद के लिए ऋणात्मक होता है। अर्थात आप ऐसे लिख सकते हैं W बराबर -NFE, क्योंकि सेल द्वारा, सेल पर यदि हम कार्य करते, सेल पर यदि कार्य करते तो सेल के लिए वह कार्य पॉजिटिव होता। लेकिन यहाँ सेल वैद्युत कार्य करता है, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है जिसको हम काम में ले रहे हैं। तो सेल द्वारा किया जाने वाला कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। लिख देंगे यहाँ सेल या निकाय द्वारा किया जाने वाला
कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। अब यदि ये मानक परिस्थितियों की बात कर रहे हैं हम, मानक परिस्थितियों में ऐसा हो रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे W बराबर माइनस एन एफ ई नोट, ई नोट सेल लिख दें, ऐसे सेल लिख दें इसको। ये तो है सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे W बराबर क्या आएगा, माइनस एन एफ ई नोट। और हम ये जानते ही हैं कि किसी निकाय पर या किसी निकाय द्वारा किए जाने वाला कार्य उसके गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए ई नोट सेल की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, ई नोट सेल की वैल्यू आप वहाँ से लाइए साम्य स्थिरांक की जब वैल्यू चल रही थी, डेल जी नोट लगा दीजिए मानक परिस्थितियों में, डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ। अब ई नोट सेल की वैल्यू देखिए, हमने जब साम्य स्थिति में 0 बराबर ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग एल एन के सी, यहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू क्या निकाली थी, ई नोट सेल बराबर आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए आप, आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, एन एफ से एन एफ गया तो डेल जी नोट बराबर माइनस आर टी अपॉन आर टी एल एन के सी, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल जी नोट बराबर माइनस आर टी गुणा 2.303 लॉग ऑफ के सी। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल जी नोट बराबर माइनस 8.314 गुणा 298 गुणा 2.303 लॉग ऑफ के सी। इस तरीके से आप डेल जी नोट का परिकलन कर सकते हैं, अर्थात सेल में होने वाले गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का परिकलन कर सकते हैं। एक बार पुनः समझिए, आपको गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का परिकलन करना है, इसके लिए जानना ये जरूरी है कि गिब्स ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन किसी निकाय पर किया जाने वाला कार्य या किसी निकाय के द्वारा किया जाने वाले कार्य के बराबर होता है। अर्थात W बराबर हम लिख सकते हैं डेल जी नोट। डेल जी सेल एक निकाय होता है, एक सिस्टम मान रखा है हमने, तो सेल द्वारा किया जाने वाला कार्य उस सेल में प्रवाहित आवेश और उस सेल के सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि W वैद्युत बराबर प्रवाहित आवेश और सेल विभव, इन दोनों का गुणनफल करेंगे। प्रवाहित आवेश कितना होगा सेल में, जितने उस सेल में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजैक्शन हो रहा है और जितना आवेश फेराडे है, अर्थात N गुणा F। और सेल विभव कितना होता है, ई सेल होता है, अर्थात आप W वैद्युत बराबर NF ही लिख सकते हैं। चूँकि सेल कार्य करता है, सेल पर कार्य नहीं किया जाता, इसलिए लिख दिया, सेल द्वारा किया जाने वाला कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। तो W बराबर NF नहीं होकर के W बराबर माइनस NF सेल होगा, या W बराबर मानक परिस्थितियों की बात कर रहे हैं तो NF नोट सेल होगा। माइनस ऋणात्मक चिन्ह कहाँ से आया, क्योंकि यदि आप सेल पर कार्य करते तो ये धनात्मक होता, लेकिन यहाँ सेल खुद कार्य करता है। जब निकाय खुद कार्य करता है परिवेश के लिए, तब वह कार्य उसके लिए हमेशा ऋणात्मक होता। और यदि परिवेश द्वारा निकाय पर कार्य किया जाएगा, ऐसी स्थिति में वह कार्य धनात्मक होगा। अब आप जान रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 में हम कह रहे हैं कि W बराबर डेल जी होता है, तो ऐसे कि ऐसे यहाँ W बराबर हम डेल जी लिख देंगे। मानक परिस्थितियों की बात कर रहे हैं तो डेल जी नोट बराबर W के बराबर होगा ये माइनस NF नोट सेल, या डेल जी नोट बराबर ई नोट सेल की वैल्यू साम्य स्थिरांक जब था KC, उसके लिए जब हमने कैलकुलेशन की थी तो ई नोट सेल बराबर RT अपॉन NF ln KC के बराबर आया था। इसी समीकरण को यहाँ पुट करेंगे
करेंगे आप, तो माइनस NF ये लिख दिया, E0 सेल की वैल्यू यहाँ से उठा के लिखिए, तो यहाँ से उठा के लिखिए RT अपॉन NF ln Kc। NF से NF यहाँ कट जाएगा, बचा क्या आपके पास, डेल जी नॉट बराबर माइनस चिन्ह है ये, तो माइनस RT ln Kc। अब यहाँ RT ln Kc, तो ln को आप हटाएं तो ln की जगह आप लिख सकते हैं log बेस 10 इंटू 2.303 ऐसे लिख सकते हैं। तो माइनस RT मल्टीप्लाइड बाई 2.303 log Kc लिख सकते हैं, या फिर आप इनकी भी वैल्यू लिखना चाहें तो 8.314। ऐसे आपको न्यूमेरिकल इस प्रकार से मिलेगा, या तो आपको डेल जी की वैल्यू दे रखी होगी, Kc की वैल्यू निकल पाएगा, या Kc की वैल्यू दे रखी होगी, डेल जी नॉट की वैल्यू निकल पाएगा। तो आप कैसे भी न्यूमेरिकल को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में आपको Kc की वैल्यू दे दी किसी क्वेश्चन में, और Kc की वैल्यू दे करके और आपको डेल जी नॉट की वैल्यू परिकलित करवा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, Kc की जगह, केवल Kc की जगह उसकी वैल्यू पुट करो, इनको मल्टीप्लाई करो, उसका लॉग निकाल लो, सीधा डेल जी नॉट की वैल्यू। कम से कम इस प्रकार के यहाँ 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, नैर्नस्ट समीकरण, साम्य स्थिरांक एवं गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। लगभग 15 से 20 न्यूमेरिकल आपकी पाठ्य पुस्तक के यहाँ से टच होते हैं, तो मैं उन न्यूमेरिकलों की चर्चा कल करूँगा। उससे पहले आप स्वयं इन न्यूमेरिकलों को पाठ्य पुस्तक से देख लेना। कल उन सभी न्यूमेरिकलों की चर्चा करेंगे अपन जो यहाँ तक जिनका रिलेशन है।